मंगोलों को जंगे ऐन जालूत में बदतरीन शिकस्त देने वाले सुल्तान बेबर्स का तज़किरा तारीख के कई वाक़यात ऐसे हैं जिनके बाद दुनिया की अजीम सल्तनतों का नक्शा बदल गया और कई तख्त उलट गए। इन वाक़यात ने यकायक तारीख का धारा मोड़ दिया। जंगे ऐन जालूत उन्हीं में से एक है जिसमें ताकत और फतूहात के नशे में धुत मंगोलों ने रुकनुद्दीन बेबर्स के हाथों बदतरीन शिकस्त खाई और मुसलमानों की खिलाफत और हाथ से जाते हुए कई इलाके महफूज हो गए। जंगे ऐन जालूत 1260 ईस्वी में ममलूक अफवाज और मंगोलों के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें ममलूक शाह सैफुद्दीन कत्तूज और उसके मशहूर जर्नैल रुकनुद्दीन बेबर्स को कामयाबी मिली, और ये फ़तह दरअसल आलम इस्लाम की फ़तह थी। ये जंग फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर लड़ी गई। इस फ़तह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप के कई इलाके भी मंगोलों के हाथों बर्बादी से बच गए। जंग में एल खानी हुकूमत के मंगोल बानी हलाको खान का मशहूर सिपाहसालार कुतबुगा मारा गया। यही नहीं, बल्कि इस जंग ने मंगोलों की ताकत का गरूर और उनकी फतूहात का तिलिस्म भी तोड़ कर रख दिया। बेबर्स को इसी जंग ने मुसलमानों का हीरो बनाया, लेकिन इस सिपाहसालार का कारनामा शाम के साहिल पर काबिज यूरोपी हुकूमतों का जोर तोड़ना और सलेबी लश्कर को शिकस्त से दोचार करना भी है। 1277 में बेबर्स का इंतकाल हो गया था। इस अजीम सिपाहसालार ने मारकाए ऐन जालूत में फतह के बाद में मिस्र और शाम का तख्त संभाला था। बेबर्स के हालात ज़िंदगी और कई वाक़यात मुहक्किकीन की नज़रों से ओझल रहे हैं या उनमें इख्तिलाफ है, लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 1223 में उसने ख्वारिज़म शाह के एक दरबारी के घर आंख खोली थी। उसका नाम अल-बंद क़द्दारी था और वो रुकनुद्दीन बेबर्स मशहूर हुआ। वक्त की गर्दिश ने उसे ग़ुलाम बनाकर मुख्तलिफ हाथों में फ़रोख्त के बाद मिस्र के बाज़ार तक पहुँचाया। वो एक ग़ुलाम के तौर पर यहाँ एक नेक खसलत खातून के घर आ गया। खातून ने अपने मरहूम बेटे के नाम पर उसे बेबर्स पुकारना शुरू कर दिया और अपना बेटा बना लिया। उसी औरत का एक भाई मिस्र के सुल्तान के दरबार से मुंसलिक था, जो ग़ुलाम बेबर्स को अपने साथ दरबार में ले गया और किसी तरह उसे सुल्तान की कफ़ालत नसीब हो गई। वहाँ उसे रिहाइश और खाना पीना ही नहीं, बेहतरीन तरबियत और उस ज़माने के राइज हुनर और हरबी उलूम भी सिखाए गए। बेबर्स ने अपनी ज़हानत और लगन से खुद को बेहतरीन सिपाही और बाद में फ़ौज की क़ियादत का अहल भी साबित किया। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक वो मिस्री अफ़वाज के उन कमांडारों में से एक था जिसने फ्रांस के बादशाह लुई नोहम को 7वीं सलीबी जंग में शिकस्त दी। बाद में बेबर्स ममलूक सल्तनत का एक नामवर हुक्मरान बना और 1260 से 1277 तक मिस्र और शाम पर हुकूमत की। वो हलाकू खान और दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन का हम असर था। वो नस्लन एक कबचाक तुर्क था जिसे ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया था। जंगे ऐन जालूत उसी सिपाहसालार का वो कारनामा है जिस पर आलम इस्लाम में आज भी वो बेबर्स के नाम से जिंदा है। यूं तो मंगोल एक अरसे से क़त्लो गारत गरी और अक़वाम को ज़ेर करने के लिए जंगे कर रहे थे, लेकिन ये 13वीं सदी ईस्वी के वस्त की बात है, जब मंगोल वस्ती एशिया से निकलकर चारों तरफ फैल गए थे और हर तरफ उनकी क़त्लो गारत गरी जारी थी। हलाकू खान अपने लश्कर के साथ इराक, शाम, फ़लस्तीन के शहरों को फ़तह करके मिस्र पर हमला आवर हुआ तो ये कहा जाने लगा कि मंगोल अगर इस इलाके पर काबिज़ हो गए तो फिर इन्हें हिजाज़ की मुक़द्दस सरज़मीन की जानिब बढ़ने से रोकना मुश्किल होगा। इस पर सुल्तान मिस्र सैफुद्दीन कुतुज़ और रुकनुद्दीन बेबर्स के दरमियान मुआहिदा तय पाया था कि वो फ़ौज के साथ मंगोलों का मुकाबला करें और मुसलमानों की फ़तह के बाद शाम में हलब और उसके अतराफ़ के इलाके बेबर्स के तसर्रुफ़ में दे दिए जाएंगे। बगदाद को तबाह करने के बाद जब हलाकों की फ़ौजें शाम की तरफ बढ़ीं तो बेबर्स और ममलूक सरदार सैफुद्दीन कुतुज़ ने मिलकर 1260 में ऐन जालूत के मकाम पर उनको फैसलाकुन शिकस्त दी और शाम से मंगोल फ़ौजों को निकाल बाहर किया। ऐन जालूत की जंग में तातारियों की शिकस्त की खबर शाम और फ़लस्तीन और दुनिया भर में मंगोल मकबूजात में फैल गई,
جس نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور وہ منگول حاکموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور تاتاریوں کا مقابلہ کر کے اپنے شہر واپس لینے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئے۔ یوں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس نے گویا منگول آندھی کو ہمیشہ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں قید کر دیا۔ بعد میں سیف الدین قطز اپنے وعدے یا اس معاہدے سے مکر گیا جو اس نے بیبرس کے ساتھ جنگ سے قبل کیا تھا، اور اس طرح ان کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد پراسرار طور پر سلطان قطز کا قتل ہو گیا۔ اس وقت چونکہ رکن الدین بیبرس وہاں کے مسلمانوں کی نظر میں دلیر اور ہیرو تھا، اس لیے امراء نے متفقہ طور پر اسے سلطان مصر تسلیم کر لیا۔ ایک انگریز مصنف ہیرل ڈیم نے لکھا ہے کہ بیبرس متعدد زبانیں جانتا تھا اور بعض مورخین کے مطابق وہ بھیس بدل کر فوج اور عوام کے انتظامات اور حالات پر نظر رکھتا تھا۔ عالم اسلام کے اس عظیم سپاہی کو دمشق کے المکتبات الظاہریہ میں دفن کیا گیا تھا۔